हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जो कि आज ही स्टार्ट होने वाला है आपका, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये आपका +2 की जो है 5th यूनिट रहेगी और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपकी थ्योरी से रिलेट होगी वो मैं आपको यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुकी होंगी। ठीक है, फर्स्ट वाली क्लास में, जैसे जो आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली। ओके, तो बी रेडी फॉर इट। चलिए फटाफट से कनेक्ट हो जाए सभी एंड देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ओके, जो है ये आपका जो टॉपिक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप जो है यहाँ पे 5 यूनिट इससे पहले जो है 5th आती है, ये 4 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करके आते हो। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे फर्स्ट जो यूनिट है वहाँ पे आप पढ़ते हो, चलो मैं इसको मतलब इन दिस डिस्कशन बता देती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एक अपनी सीक्वेंस होती है। जैसे कि जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कैसे पहुंचते हैं वो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, राइट। इसके बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास चार्जेस जो है वो किस पे है, रेस्ट पे है। चार्ज की स्टेट में है, रेस्ट पे है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे मूव करते हैं जी किसके ऊपर, इलेक्ट्रोडायनेमिक के ऊपर, इलेक्ट्रोडायनेमिक पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या हो जाता है हमारे पास जो चार्जेज है, इलेक्ट्रो मीन्स तो चार्ज ही होगा यहाँ पे भी, और वो चार्जेस किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। चार्ज किस में आ जाते हैं, मोशन में। अब एक बात बताओ, चार्ज जब भी मूव करेगा, चार्ज जब मूव करेगा तो वो क्या बनाएगा, एक करंट बनाएगा। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड यूनिट है आपकी, इसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में, करंट के बारे में। ठीक है, करंट है, करंट के इफेक्ट क्या क्या है, इस तरीके से। फिर जो हमारे पास थर्ड यूनिट आती है, 12th की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो थर्ड यूनिट आती है वो आपकी रहती है यहाँ पे क्या, दैट इज मैग्नेटिज्म, है ना। फिर हम कहाँ पे मूव कर जाते हैं, मैग्नेटिज्म पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यानी कि बिफोर 1820 ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, अपने इफेक्ट दिखा रहा है, और उसी तरीके से हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ इफेक्ट है, वो हमने यहाँ पे रिलेट कर रखे हैं। ठीक है, अलग अलग माना जाता था। लेकिन 1820 में क्या हुआ, एक ओर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट आता है और वहाँ पे क्या हुआ, एक वो एक्सपेरिमेंट करता है जहाँ पे सुना होगा ना आपने, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि उन्होंने एक सेटअप बना रखा है, साथ में मतलब उसमें से करंट चल रहा है और पास में क्या है, कंपास पड़ा हुआ है। तो उसका जो, जैसे ही वो उसमें से करंट मूव करवा रहा है, वो कंपास की नीडल जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर। ठीक है, उसने सोचा कि ये तो बाई चांस भी हो सकता है अभी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, करंट की जो है डायरेक्शन को चेंज करके देखा। तो पहले अगर डिफ्लेक्शन उधर आ रही थी, अब डिफ्लेक्शन उधर आ रही है, इसका मतलब इफेक्ट तो ये करंट का ही आ रहा है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना। तो मैग्नेटिज्म में जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों यूनिट्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया। फिर यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है मैग्नेटिज्म वाली, यहाँ पे हम मैग्नेट्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आता है वो उस तरीके से, मतलब किस किस तरीके से आ रहा है, कैसे आ रहा है। जैसे कि एक मैग्नेट है, वहां से भी मैग्नेटिक फील्ड हमने को देखने को मिल रहा है, या फिर एक सोलेनोइड है, वहां से भी देखने को मिल रहा है ना। एक करंट कैरिंग वायर है, वहां से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ दोनों फील्ड हमने को देखने को मिल रहा है। तो वो किस तरीके से आ रहे थे, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए किसमें, मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ये दोनों फील्ड अगर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ से क्या हुआ, मेरे पास एक फोर्थ यूनिट बनी एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या बनेगा, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, और ये क्या आ गया, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये एक दूसरे से इंड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से इंड्यूस होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक को चेंज करेंगे मैग्नेटिक बनेगा, मैग्नेटिक को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक बनेगा। एंड ये बात हमें किसने बताई, दैट इज गिवन बाय फैराडे, है ना। किसने बताई, फैराडे ने बताई। फैराडेज लॉ आप पढ़ते हो, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ से हमारे पास आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना, अलग अलग नहीं होके ये क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है, किस तरीके से वेरी करते हैं, जैसे कि हमने फैराडे लॉ की अगर बात करते हैं, तो फैराडे लॉ के अंदर पढ़ा है कि जैसे जो ईएमएफ आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, माइनस का d∅b/dt के इक्वल आ रही है। यानी कि जैसे ही हम यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स को
चेंज कर रहे हैं विद टाइम, क्या हो रहा है मेरे पास एक ईएमएफ जनरेट हो, एक ईएमएफ जनरेट हो रही है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन जो है ये लेंज लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, अभी किस तरीके से आया है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे अपोजिशन, वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमें दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, यानी कि दोनों क्या है इफेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन जैसे कि हम रेस्ट चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके पास सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, ये दोनों हम देखते हैं वहाँ पे। ओके जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाया गया, एक मतलब इसकी एप्लीकेशन भी, जैसे जो भी हमने पढ़ा है ये पीछे, अब इसकी कोई यूज़ तो हो, डेली लाइफ में हम यूज़ तो करें। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास आया क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड दैट कॉम्बिनेशन is known as the your fifth unit, and that is known as electromagnetic wave। क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की आफ्टर कॉम्बिनेशन जो इनका मतलब यहाँ पे वेव बनी, एक वेव यहाँ पे जनरेट होती है, एंड दैट वेव इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, एप्लीकेशन है, क्या है ये, एप्लीकेशन है इसके अंदर सारी की सारी, वो मैं भी बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके से हैं। ठीक है, सारी क्या है यहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, समझ आई। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आया कहाँ से है, इतनी बात क्लियर हो गई थी, है ना। सबसे पहले हमने चार्जेस को पढ़ा। ठीक है, चार्ज क्या है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे स्टडी किया, फिर चार्जेस को मोशन में लेके आए, हमारे पास करंट बन गया, फिर करंट के इफेक्ट देखे, वहां से देखा कि करंट का तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर वो इंटर रिलेटेड हैं तो क्या होगा, वहां से एक वेव जनरेट हुई, एंड दैट वेव इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, अब हमें इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है, बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या हम इनका यूज कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। राइट, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ओके। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। हमारे पास क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये वेव है, ठीक है, ये हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके हमारे पास एक वेव बनी है, ये हम जनरेट भी कर सकते हैं और जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उनका हम यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली है क्या, कोई बता सकता है आप में से। हाँ जी, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ जी, एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ी कंप्लीट करके तभी तो आप क्वेश्चंस की क्लास लेने आए हो यहाँ पे, है ना। हाँ जी बताइए। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर बेसिकली, यहाँ पे हम इस तरीके से बताएंगे, दीज आर दोज वेव, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, वेव इन विच, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर perpendicular to each other and also they are perpendicular to the direction of propagation। ये डेफिनेशन पढ़ते हो आप। ये वो वेव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, और साथ में यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं दोनों ही किसके, वेव ऑफ प्रोपिगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द के वेक्टर। किससे दिखाई जाती है, ये के वेक्टर से दिखाई जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके अगर हम मतलब फॉर्मिंग कैसे होती है उसकी अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये 3D में होता है बेसिकली, जैसे कि 3 एक्सिस, तीनों में अलग अलग परपेंडिकुलरली चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तरीके से आप बता सकते हो।
ठीक है, आई थिंक यहाँ पे दिख पा रही होंगे आपको, मतलब 3 एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे 2D में रिप्रेजेंट करना उसको थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ओके, समझने का ट्राई करेंगे यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये एक्सिस है, इसमें चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली जो एक्सिस है इसमें चल रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और वेव की प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, सॉरी, के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कि वेव प्रोपेगेशन वेक्टर जो है वो उधर जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो वेव चलेगी वो कहाँ से, सेंटर से चलेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कुछ इस तरीके, राइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस वाली एक्सिस में जा रहा है। ओके जी, दूसरा यहाँ पे हम बताते हैं फिर किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, अब ये ऐसे चलेगा, समझ गए। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्यों बन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटरल में है, ऐसे है ना लेटरल में। ठीक है, 3D में तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो सीधा जा रहा है आपका, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपने देखी होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी वाली अगर हम दिखाते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा लेटरल। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, और साथ में ये परपेंडिकुलर है किसके, वेव ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, जो डायरेक्शन है इसकी प्रोपेगेशन की, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, जैसे कि आपने साउंड वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, है ना। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आप लिखोगे, दे मूव मूव विद स्पीड ऑफ, किसके साथ मूव करती हैं, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, हाँ जी, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ 8 मीटर पर, राइट। ठीक है, दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, मीडियम टू प्रोपेगेट। ठीक है, इनको चलने के लिए जो है, प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि सेम रहेगी हर एक मीडियम के लिए। इनकी जो स्पीड है वो चेंज कर जाएगी जैसे हम मीडियम में चेंज करेंगे। ठीक है, मीडियम जो चेंज होगा उसके हिसाब से जो स्पीड है वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जहाँ पे होगा, जैसे ऑप्टिक्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट से, देन हम स्टार्ट, मतलब जो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज उनके बारे में डिस्कस। चलिए नोट करेंगे इसको फटाफट।
हाँ जी, कर लिया नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे, देयर फ्रीक्वेंसी, देयर फ्रीक्वेंसी remains same in all the medium, सभी मीडियम के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी, देयर एनर्जी इज क्या होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, या E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हम यहाँ पे बताएंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच न्यू हो सकता है, या फिर यहाँ से फॉर्मूला आप देखोगे एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज यहाँ से न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं इन सभी को नोट कर दो फटाफट से। और ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ से आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी है ये किससे बनी हुई है, कौन सा यहाँ पे पार्टिकल है। जैसे कि कोई मैटर वेव है हमारे पास, मैटर वेव के अंदर क्या है, मैटर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है कि हमारे साथ एक वेव एसोसिएट हो रखी है, तो हम मैटर पार्टिकल है, मैटर के साथ मतलब मैटर पार्टिकल को यहाँ पे रेडिएट करते हुए चल रहे हैं एक तरीके से हम कह देंगे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये किससे बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ फोटोन, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या होंगे हमारे पास, फोटोन से बनी हुई है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम कहेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर मेड अप बाय फोटोन, ठीक है, किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी हुई है। एंड फोटोन्स आर व्हाट, फोटोन्स क्या है यहाँ पे, फोटोन की अगर बात करते हैं तो फोटोन इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी, ये क्या है मेरे पास, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वांटा की जगह पे हम कह सकते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमारे पास ये जो लाइट आ रही है, आप लोगों को अभी यहाँ से लाइट दिख रही होगी, ठीक है, या स्क्रीन से जो लाइट यहाँ पे दिख रही है इसमें क्या है, फोटोन्स हैं, एंड दैट इज विजिबल लाइट, ठीक है, ये क्या है, विजिबल लाइट है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से मतलब लाइट की जो अलग अलग टाइप होते हैं, यहाँ पे लाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो अलग अलग टाइप है वो किस तरीके से यहाँ पे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, यहाँ पे आता है स्पेक्ट्रम आपका, ठीक है, कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, ये ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम क्या है, एक मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है, आइदर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, आइदर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है क्या है, एक अरेंजमेंट है किसकी, यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज किया है वो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है, उनको अरेंज यहाँ पे किया है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट मेरे पास इधर से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे तो उधर पहले तो इसका वेरिएशन देखोगे कि जैसे ही हम उधर जाएंगे तो मेरी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिमिलरली यहाँ से हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मेरी क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी मेरी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, जैसे ही हम उधर जाएंगे इंक्रीज करेगी। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आर इंटर रिलेटेड और वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज ई इज इक्वल टू एच न्यू, सो ई इज डायरेक्टली टू न्यू, दैट इज अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो मेरे पास एनर्जी भी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। फर्स्टली यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट मेरे पास आती है रेडियो वेव, ठीक है, फर्स्ट मेरे पास क्या आती है, रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है हाईएस्ट होती है, ठीक है, ये वेवलेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, होता क्या है। सबसे पहले आएगी वेवलेंथ, क्या, रेडियो वेव। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आते हैं ये, यहाँ पे चलो पैटर्न नहीं बनाते, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपकी, थोड़ा इस तरफ लिखना पड़ेगा अदरवाइज आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, रेडियो वेव। उसके बाद फिर आएगा आपका माइक्रोवेव, फिर यहाँ पे आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एंड देन आपके पास आएगा विजिबल, विजिबल रीजन, देन आएगा यूवी, एंड देन एक्सरे, क्या आएगा, एक्सरे, एक्सरेज, एंड देन हमारे पास लास्ट
बट नॉट लिस्ट दैट इज गामा रे। क्या आएगा लास्ट? गामा रेज। तो ये अपने पास क्या है, एक स्पेक्ट्रम बनता है, यहाँ पे एक पैटर्न है बेसिकली। तो कितने टाइप हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइप यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखी है। एंड दैट अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे हमने फर्स्टली लिखा है कि इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ थोड़ा सा दिमाग में मतलब बैठा के चलना कि वेवलेंथ होती क्या है ना। कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन है कि वेवलेंथ हम बार बार पढ़ रहे हैं, लैम्डा लैम्डा, ये है क्या लैम्डा? ठीक है, देखो यहाँ से मेरे पास ये, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये हमारे पास क्या, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव की वेवलेंथ यानी कि एक वेव की लेंथ, अगर ये मेरे पास कंप्लीट वेव ऐसे होगी, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ये बात पक्का दिमाग में बिठा लो कि ये क्या है, ट्रांसवर्स है नेचर। क्या है? ट्रांसवर्स इन नेचर। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स है नेचर में। और ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है? क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, जो कि साउंड वेव होती है हमारी, वो चलती हैं जैसे कि कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चलती है क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में। इसको क्रस्ट बोला जाता है, इसको ट्रफ बोला जाता है। तो ये जो लेंथ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं रेडियो वेव को, उनकी वेवलेंथ इस तरीके से होगी। यहाँ पे माइक्रो को दिखाएं तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से होगी। इंफ्रा की देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ज़्यादा छोटी बना दी। विजिबल के लिए देखेंगे तो थोड़ी सी और कम हो जाएगी, यूवी के लिए देखेंगे तो और कम हो जाएगी, एंड फॉर एक्स रेज दिस इज लिटिल बिट स्मॉल, एंड फॉर गामा रेज दिस इज वेरी स्मॉल। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ है। ये जो लैम्डा है, लैम्डा की लेंथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, और आगे आगे जाते जाते क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेव की लेंथ समझ में आया ना? ठीक है, ये वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ नहीं है, ये जो वेव हमने बनाया, नो, ये क्या है, ये है वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, हमें एक रिलेशन पता है कि लैम्डा जो होता है दैट इज सी बाई न्यू, या यहाँ से न्यू देखें तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो जैसे जैसे मेरी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, लैम्डा डिक्रीज करेगा, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी हमें दिख भी रही है कि फ्रीक्वेंसी उसकी लास्ट वाले की देखे और फर्स्ट वाले की देखे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए, रेडियो वेव के लिए बेसिकली आपने लिखना है, नोट करना है यहीं से कि इसके लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ होगी एंड लिस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। लिस्ट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, लिस्ट ही एनर्जी होगी। और गामा के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, लिस्ट वेवलेंथ होगी, एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझ में आया। ठीक है, ये जो यहाँ से आपने एक वैल्यू भी ध्यान रखनी है, वो किसके लिए रखनी है, वो विजिबल के लिए रखनी है। ठीक है, विजिबल के लिए जो विजिबल की जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होती है अकॉर्डिंगली। तो विजिबल की अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो लैम्डा फॉर दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनो। और इसको कई बार यहाँ पे देखने को मिलता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों ही वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, बाकी की यहाँ पे रेंज ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी में यही पैटर्न में ही पूछेगा कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, बस उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा। क्लियर हो रहा है चीज़ें दिमाग में? ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन होंगे ना वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें जो है पहले से ही बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो आपने थ्योरी कंप्लीट कर ही रखी है ना, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे हमने बातें भी जो है डिस्कस कर ली। हाँ जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो बता सकते हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू विल टेल मी। चलिए, नहीं है, ओके।
देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस कर लिया कि इसकी जो वेवलेंथ है, एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू दैट अब इसकी क्या होंगी, एप्लीकेशंस होंगी। अब इसकी क्या होंगी, एप्लीकेशन होगी। जैसे कि हम रेडियो वेव की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। याद है आपको, जैसे हमने कम्युनिकेशन सिस्टम वाला पढ़ा था, तो कम्युनिकेशन में हमारे पास 3 टाइप बन रही थी कि हमने ऑडियो सिग्नल को सेंड करना है, वीडियो सिग्नल को सेंड करना है, या ऑडियो वीडियो बोथ सेंड करनी है। तो वहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि अगर हमें लोअर फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब कि सिर्फ ऑडियो सिग्नल को हमने सेंड करना है, तो ट्रांसमिट करने के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, किसमें यूज़ की जाती है, कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ की जाती है। अगर हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ऑडियो और वीडियो साथ में चाहिए, तो हम हायर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव यूज़ करेंगे, या फिर हम माइक्रोवेव्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी ये जो है आगे वाली कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैं ओरली ही बताऊंगी आपको जो इसकी एप्लीकेशन है। ओके, जो रेडियो वेव्स हैं, जैसे कि रेडियो जो पहले होता था वहाँ पे यूज़ की जाती थी, या टेलीविज़न के अंदर यूज़ की जाती है, सैटेलाइटिक कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ की जाती है। बेसिकली यहाँ पे ये जो रहेगा आपका रेडियो वेव, ये किस में यूज़ होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, किस में होंगी, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, चलिए माइक्रोवेव्स की अगर बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स क्या होंगी अपने पास, माइक्रोवेव आर यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए कैसे यूज़ की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो अपने पास एक तरीके से फास्ट फूड होता है, या फिर जो हम मतलब खाना गर्म करने के लिए रखते हैं, माइक्रो ओवन में जो यूज़ होती है बेसिकली, वो क्या है, यहाँ पे माइक्रोवेव्स है। ठीक है, तो वो माइक्रोवेव्स क्या है, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है, अभी ध्यान से सुनना, ये वेवलेंथ का क्या चक्कर था, इसकी जो वेवलेंथ है और जो वाटर पार्टिकल है उनकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है और इसकी वेवलेंथ क्या करती है, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। दैट्स वाई ये वाली रेडिएशन सिर्फ पानी के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर हम माइक्रो ओवन में कोई सूखा जो मतलब अगर वहाँ पे रख देंगे कुछ सूखी चीज़, जैसे कि जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं हैं, या फिर जो है जैसे कि समझ गए ना, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जिसके अंदर नहीं है, तो वो खाना वहाँ पे नहीं पकेगा। ठीक है, अगर हम सूखा वहाँ पे रख देते हैं तो नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे ये इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगी किसी के साथ। ठीक है ना, तो ये किस में होती है, माइक्रो ओवन के अंदर, माइक्रो ओवन में इसका यूज़ किया जाता है। राइट, ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का काम क्या होता है, ये यूज़ होते हैं हीट वेव के लिए। ठीक है, जैसे कि हीट वेव भी बोला जाता है इनको, बिकॉज इनसे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो इनकी एनर्जी है वो हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ हीट देती है। ठीक है, क्या देती है, सेंसेशन ऑफ हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो रेडिएशन है, जैसे कि जो आग वाली चीज़ें होती है वहाँ से, मतलब जो आग है, जैसे कि उसकी जो गर्माहट है वहाँ पे, ठीक है, उससे जो रेडिएशन निकल रही है, दैट आर इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड दीज इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज फॉर द, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से थेरेपी के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे कि जो मस्कुलर थेरेपी होती है, या फिर कहीं पे अपने पास मतलब कोई चोट लग गई उसको सेकने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे आपने पता होगा। ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ पे वार्मिंग पैड यूज़ करते हो, तो वो वार्मिंग से हमारे पास यहाँ पे क्या है, हीट से मतलब है ना। ठीक है, और वो हीट क्या दे रही है हमारे को, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन वहाँ पे निकल रही है। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या है, हीट वेव है। और हीट का जहाँ पे, जैसे कि फर्नेंसिस में भी यूज़ होती है ये वाली, है ना, जहाँ पे हमें हीट की मतलब पर्पज़ से यूज़ की जाती है एक तरीके से, और ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। अच्छा जी, विजिबल की अगर बात करते हैं तो ये तो हमारे पास क्या है, विजन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, देखने के लिए यूज़ होती है। हम सिर्फ पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का सिर्फ ये वाली रेंज जो है देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन वाली रेंज हमें दिखाई देती है, बाकी जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि अपने पास ये हो गए जो जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स को ये वाली रेडिएशन भी दिखाई। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि उनके पास 6 सेंस है। 6 सेंस कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से क्या है, उनकी सेंसेशन इतनी ज़्यादा है कि वो इनको भी सेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, उनको ये रेडिएशन भी दिखाई देती है। तो विजिबल हमारे पास एक तो विजन में यूज़ होती है, जैसे कि दूसरा यहाँ पे हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यूज़ होती है। राइट, और हम कहेंगे कि सोलर जो एनर्जी है, सोलर सिस्टम में जो एनर्जी है, वहाँ पे भी विजिबल लाइट ही यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाली रेडिएशंस वहाँ पे यूज़ किया। ओके जी, अगर हम फिर फर्दर जाते हैं यूवी रेडिएशन, तो ये यूवी रेडिएशन, इनसे तो हमें खतरा होता है ना। इसके लिए तो हमने क्या है, एक प्रोटेक्शन लेयर लगा रखी है, दैट इज ओजोन लेयर। वो क्या करती है, हमें यूवी से प्रोटेक्ट करती है। यूवी का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे। इसका फर्स्ट एक जो यूज़ है, ये सारी जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेंगे,
हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। कैमरे से जो आपने देखा होगा, ठीक है, कैमरे में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ होती है। अच्छा जी, यूवी एक तो हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दूसरा यहाँ पे कैंसर थेरेपी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, इनसे ही थेरेपी मतलब दी जाती है और इन्हीं की वजह से कैंसर होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का खेल रहता है सारा का सारा। तो वहाँ पे यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर इनका यूज़ जो है किया जाता है, ठीक है। ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी बेसिकली इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बाकी ये जो है पूरी मेडिकल फील्ड की है यहाँ आगे वाली जो है। अच्छा जी, एक्सरे की अगर बात करते हैं तो एक्सरेज आर यूज फॉर, एक्सरे सुना होगा ना आपने, एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे क्या है, जैसे जैसे अब देखो, अब जब हम आगे जाते जा रहे हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज करती जा रही है। एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एंड अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो हमारे बॉडी के लिए क्या होती जा रही है, हार्मफुल होती जा रही है। तो ये जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज क्या करती है, अपने को इंटरनल बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में मदद करती है, या फिर हम कहें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने में मदद करती है। स्ट्रेट चलती हैं इसलिए ये प्लेननेस, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी अगर शीट्स है मेरे पास, उनकी प्लेननेस को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। या फिर जैसे ओस्ट्रिच जो होते हैं उनके मतलब जो पील्स बनते हैं माउथ के अंदर, जो मतलब आपने देखा होगा समुद्र में छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं, उनके अंदर मोती बनते हैं मुंह के अंदर, ठीक है, माउथ में। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन ऑस्ट्रिच के पेयर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती है कौन सी, एक्सरे, ठीक है। बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करवाएंगे, जैसे कि एक वीक में अगर हम 2-3 बार यहाँ पे एक्सरे करवाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर बॉडी की जो मतलब कि उसकी जो कंज्यूम करने की पावर है, बॉडी क्या करती है, रेडिएशंस को कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। तो उससे फिर मतलब नुकसान होता है। तो इसीलिए डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें एक वीक में 2 बार से ज़्यादा एक्सरे नहीं करवाना, ठीक है, बिकॉज एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, एंड दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है। लास्ट एंड दिस इज गामा रेज। गामा रेज आर यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, बेस्ट है सबसे लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, किल करती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमें खाना प्रिजर्व करके रखना है, मान लो कि हमने 10 दिन तक खाना प्रिजर्व करके रखना है, तो हम अगर यहाँ पे गामा रेडिएशंस यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी पावरफुल रेडिएशन एंड दैट कैन किल एवरीथिंग, ठीक है। ये क्या करती हैं, मतलब कि एक तरीके से आयोनाइज कर देती हैं, और आयोनाइज कर देगी तो क्या होगा, मतलब एक तरीके से डेथ हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। हमारे अंदर से पास करेंगे तो हमारी भी क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी, हमारी बॉडी को भी आयोनाइज कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जो है डेंजरस है एक तरीके से, ठीक है, गामा रेडिएशन। एंड दे आर यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट और ट्यूमर ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। इतनी बातें यहाँ से मेरी तरफ से क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैंने ओरली यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके जी।